कम शुल्क के साथ में, और आपको पूरी सुविधा हो सके इसी हिसाब से पढ़ाई हो रही है यहाँ पर। पिछली कक्षा में आप सभी देख चुके हैं आज वाली क्लास में, और इंटरेस्टिंग ढंग से इसको पढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो अब जो है क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, है ना। और अब से लेकर के 1 घंटा आप सभी लोग बैठेंगे। कई बार क्या होता है कि संस्कृत के ग्रुप्स वगैरह में मैं देखता हूँ बच्चे बड़े लापरवाही करते हैं कि बस जो भी ग्रुप दिखा बस उसी में जुड़ते चले गए, है ना। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। जहाँ हमारा प्रयोजन हो, जहाँ हमसे कुछ सीखने को मिले, जो हमें सीखना है वो पाठ जहाँ से मिले हमें उसी को ज्वाइन करना चाहिए। पुनरअपि चलिए, कक्षा में अब आप लोग आए हैं तो अब थोड़ा सा रुकेंगे 1 घंटा, और निश्चित रूप से आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा और आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीख करके जाएंगे, है ना। और काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे ऐसे भी होते हैं जो केवल इंक्वायरी करने के लिए आते हैं कि क्लास ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है, महोदय ठीक से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आप भी अपनी इंक्वायरी जो है अच्छे से कीजिए, है ना। पूरा 1 घंटा रुक करके उसके बाद अपनी डिटेल्स को आगे फॉरवर्ड कीजिएगा, ठीक है जी। चलिए, तो हम सभी जो है संस्कृत के बेसिक कोर्स को पढ़ रहे हैं, जिस कोर्स को पढ़ना बड़ा आवश्यक होता है, और ख़ास करके कॉलेज वाले बच्चे इससे अछूते रह जाते हैं। और जो बच्चे विभिन्न शिक्षणालयों में इसका अध्ययन करते हैं, संस्थाओं में अध्ययन करते हैं, वे भी बेसिक को नहीं कर पाते हैं, है ना। मतलब बेसिक से हर कोई अ, अधूरा होता है, बेसिक से हर कोई अज्ञात ही होता है। तो इसी क्रम में हम आज इसको पढ़ने वाले हैं। नॉर्मली मैंने गुरुकुल से भी पढ़ाई की है, मैंने बीए भी किया है, एमए भी किया है, तो मुझे पता है बीए एमए के पाठ्यक्रम में जो है शिक्षक लोग अपने पाठ्यक्रम पर ही विशेष ध्यान देते हैं। वो भी जो अच्छे शिक्षक होते हैं, केवल वही। नहीं तो पता नहीं, ऐसे बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो अपने पाठ्यक्रम को भी पूरा नहीं कर पाते। पुनरअपि जो अच्छे शिक्षक होते हैं वे आपके जो बीए का सिलेबस है, एमए का सिलेबस है, इसी पर फोकस करते हैं। आप किसी से बेसिक पूछोगे तो उनके पास टाइम बताने के लिए होता नहीं है, क्योंकि उनके पास जिम्मेदारियां बहुत सारी होती हैं। तो चलिए, शिक्षकों की अनवधानता से या फिर आप सबकी लापरवाही से, है ना, जो भी चीज़ें छूट गई है अब उसको पूरा करने का समय है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमें किसी भी संदर्भ में, किसी भी विषय में किसी दूसरे को गलत बोलने की बजाय स्वयं का निरीक्षण करना चाहिए, स्वयं का मूल्यांकन करना चाहिए कि हमारे अंदर कहाँ कमी है और हम इसको कैसे कैसे सुधार सकते हैं। क्योंकि ये रेस है, और इस रेस में आप सभी को अगर आगे निकलना है, प्रतियोगी परीक्षाओं को अच्छे से क्वालिफाई करना है, तो आपका बेसिक होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि प्रश्नों को अब इसी हिसाब से बनाया जा रहा है कि आपने कितने अच्छे से प्रश्नों को तैयार किया है। इसकी तो उपयोगिता देखते ही हैं वो लोग, लेकिन आप प्रश्नों को कितना समझ पाते हैं, या पाठ को, विषय को आपने कितना अच्छे से समझा है, इस चीज़ को भी देखा जाता है। तो इसके लिए जो है आपका संस्कृत के बेसिक ज्ञान के ऊपर पूरा का पूरा अधिकार होना चाहिए। अगर आप संस्कृत भाषा के सामान्य ज्ञान से ही परिचित नहीं होंगे तो फिर वो भूल जाइए वो सब चीज़ें, है ना। और संस्कृत वाले विषय के बच्चे हम लोग हैं, तो हमारे पास फील्ड बस गिन चुन करके बस एक ही दो बचता है, टीचिंग लाइन, है ना। इसके अलावा तो वही है, बस सेमिनार वगैरह में विद्वानों के भाषण ही होते रहते हैं, संस्कृत में रोजगार की संभावनाएं। और फिर भी हम लोगों को देखने में मिलता है कि लास्ट में यही गिन चुन करके विषय आता है कि टीचिंग लाइन को पकड़ो और कुछ ना कुछ कर लो, ठीक है। दूसरे बच्चों के पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, हमारे पास नहीं होता है। तो जो एक गिन चुन करके बच रहा है, तो आइए इसको मजबूत कर लेते हैं। नहीं मजबूत करेंगे तो फिर आगे का समय और कठिन और मुश्किल होता जाएगा, है ना। तो चलिए, थोड़ी सी भूमिका भी हो गई और कुछ बच्चे भी आ रहे थे, वे जुड़ चुके हैं। समय का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए, है ना। समय का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो स्क्रीन आप स, आप सभी लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन को अच्छे से? जी सर। ठीक है जी। चलिए, अब जो है हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कुछ कुछ बातें। संस्कृत विषय पढ़ रहे हैं ना, और बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो बेसिक के रूप में कुछ कुछ बातों की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, है ना।
जैसे सबसे पहले हम लोग संस्कृत को पढ़ने से पहले इस विषय पर विचार करेंगे कि जो संस्कृत जो हमारा शब्द है ये बनता कैसे है। ठीक है जी। तो आइए इस पर भी थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। एक मिनट बस। हाँ, तो आप लोग नोट कर सकते हैं संस्कृत जो शब्द है ये कैसे बनता है। इसके लिए कुछ कुछ बातें आप सभी को नोट करनी पड़ेंगी। तो नोट कर लीजिए सबसे पहले सम उपसर्ग। ठीक है। इसके आगे लिख लीजिए क्री धातु, और इसके आगे लिख लीजिए क्त प्रत्यय। ठीक है जी। सम उपसर्ग, क्री धातु और क्त प्रत्यय, इन तीनों से मिल करके संस्कृत शब्द बनता है ना। अब आप ध्यान देंगे तो ये जो क्त है, तो ये जो इसका हलंत क है ये हट जाता है, इसकी इत संज्ञा करके इसका लोप कर देते हैं। ये एक प्रक्रिया होती है व्याकरण में। अब हमारे सामने तीन शब्द बचे, सम क्री त। संस्कृत अभी भी नहीं बन पा रहा है, तो एक सूत्र काम करता है। अष्टाध्यायी का एक सूत्र है जो संस्कृत का एक व्याकरण माना जाता है, और ये सूत्र क्या है नोट कर सकते हैं आप लोग, कहीं भी आपसे ये पूछ सकता है। संपरिभ्याम करोतौ भूषणे। ठीक है। ये एक सूत्र है अष्टाध्यायी का, संपरिभ्याम करोतौ भूषणे। इस सूत्र से क्या होता है इस सूत्र से सुट का आगम होता है। ठीक है। सुट का आगम कहने का अभिप्राय ये है कि सकार आ जाता है। सकार कहाँ आ जाता है, सम के बाद में आता है ना। और क्या रूप बन जाता है, सम, और आगे एक सकार आ गया, और आगे क्री है, और आगे त है। ठीक है जी। और ये जो म है इसी को मो अनुस्वार एक सूत्र काम करता है, फिर इसी को अनुस्वार हम करते हैं, तो फिर जा करके संस्कृत जो शब्द है ये बनता है ना। और ये जो संस्कृत शब्द है ये भी बड़ा स्पेशल है। ठीक है। संस्कृत जो शब्द है इसका सामान्य रूप से अर्थ क्या हो जाएगा, इसमें आप देख सकते होंगे दो तीन पॉइंट्स आ रहे हैं। जैसे सबसे पहले सम उपसर्ग आया, उसके बाद आया क्री धातु और त प्रत्यय, है ना। तो जो संस्कृत शब्द का जो अर्थ है तो वो क्या हो जाएगा, संस्कृत शब्द का जो अर्थ है वो हो जाएगा, कृत का मतलब होता है, क्री धातु का मतलब होता है करना अथवा बनाना, है ना। और सम उपसर्ग का मतलब क्या होता है, अच्छी प्रकार से। तो जो कुछ भी हम लोग कार्य अच्छे से करते हैं उसको संस्कृत कहते हैं। ठीक है। किसी कार्य को अच्छे से करना संस्कृत कहलाता है, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। और ये जो संस्कृत शब्द है ये तीनों लिंगों में इसका प्रयोग होता है। जब किसी पुल्लिंग वाले शब्द को हमें प्रकट करना होगा तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे संस्कृतः। ठीक है। जैसे संस्कृतः विषयः, है ना। एक ऐसा विषय जो बड़ा अच्छा है उसको कह सकते हैं संस्कृतः विषयः। अगर कोई लड़की है जिसने बड़े अच्छे से श्रृंगार किया हुआ है या बहुत अच्छी प्रतीत हो रही है तो उसको कह सकते हैं संस्कृता बालिका। ठीक है जी। संस्कृता बालिका, है ना। या फिर इसको भाषा के रूप में भी आप लोग ले सकते हो, संस्कृता भाषा, अर्थात ऐसी भाषा जिसको बहुत अच्छे से साइंटिफिक ढंग से जिसको बनाया गया है। ठीक है। जिसको जैसे सोने को शुद्ध कर करके बनाते हैं ऐसे ही जिस भाषा को बड़े ही अ, अच्छे व्याकरण के द्वारा शुद्ध कर करके बनाया गया है तो उसको भी हम लोग संस्कृता भाषा कह सकते हैं। आगे जो है संस्कृत शब्द का प्रयोग जो है ये नपुंसक लिंग में भी हो सकता है। जैसे संस्कृतम, और कोई भी एक नपुंसक लिंग का संस्कृतम कार्यम ऐसा कर सकते हैं, है ना। संस्कृतम कार्यम, या भिन्न भिन्न प्रकार के और भी शब्दावली जो है जो भी इसके साथ अच्छे से बैठेंगे उनको हम लोग कर सकते हैं। तो मतलब ऐसा कार्य जो अच्छी प्रकार से किया गया है उसको भी हम लोग संस्कृतम कार्यम बोल सकते हैं। ठीक है जी। तो संस्कृत का जो शब्द है ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है। बाद में इसकी लोकप्रियता बढ़ने से हमने इसको एक भाषा का दर्जा दे दिया, वो बात अलग है।
लेकिन संस्कृत जो है ये विशेषण के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि संस्कृत शब्द कैसे बना, तो ये आपको ध्यान रखना है। सम उपसर्ग है, क्री धातु है, ठीक है, और आगे क्त प्रत्यय है, सुठ का आगम होता है, और संस्कृत ऐसा रूप बन जाता है, और ये तीनों लिंगों में इसका प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट नंबर के पॉइंट पर। तो कुछ कुछ बातें हम लोगों ने पिछली कक्षा में जो है ना देखी हुई हैं। आइए इसी को थोड़ा सा और हम लोग रिवाइज करते हैं। तो जैसे आप सभी से मैंने पूछा था ना पिछली बार जो है कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं, कितने पुरुष इत्यादि होते हैं, तो आप सभी ने बड़े ही उत्साहपूर्वक बताया था इस चीज को। ठीक है, तो आज फिर से उसको पूरा कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो बताइए संस्कृत में कितने वचन होते हैं? तीन। 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 तीन होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं? एक वचन, द्विवचन, द्विवचन, बहुवचन। बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है जी। और ये तो सभी को पता होगा कि जब एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराना होगा तो एक वचन का प्रयोग करेंगे, दो व्यक्ति या वस्तु का बोध कराना होगा तो द्विवचन का, और बहुवचन का बोध कराना होगा तो बहुवचन। ठीक है, पुरुष भी आप सभी को पता ही है कि पुरुष कितने होते हैं संस्कृत में? तीन पुरुष होते हैं। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है जी। और हमने देखा था कि जो उत्तम पुरुष होता है तो उसमें केवल मैं वाला रूप आता है ना, मैं, हम दोनों, हम सब। ठीक है, उत्तम पुरुष में मैं वाला रूप आता है, मैं, हम दोनों, हम सब। मध्यम पुरुष में कौन सा रूप आता है? त्वम वाला रूप, है ना, तुम दोनों, तुम सब। और मैं और तुम को छोड़ करके जो भी शेष बचते हैं वे सभी जो है प्रथम पुरुष के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। तो तीन पुरुष होते हैं, तीन पुरुषों में ही कर्ता का विभाजन किया गया है, और तीन पुरुषों में ही क्रियाएं भी प्राप्त होती हैं। ठीक है, जैसे प्रथम पुरुष की एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की क्रिया बोलिए, धातु जो है पठ धातु का रूप बोलिए एक बार आप सभी लोग। पठति, पठतः, पठन्ति, पठति पठति, पठतः, पठतः। बस पठति पठतः पठन्ति, है ना, ये प्रथम पुरुष का रूप है। इसी प्रकार से अगर मध्यम पुरुष का कर्ता आ गया तुम दोनों या तुम सब, तो किस रूप का प्रयोग होगा? बोलिए आप लोग। पठति पठतः पठति, पठन्ति। पठतः, पठतः। पठसी पठतः पठथ। और अगर उत्तम पुरुष का अगर कर्ता आ गया अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब, तो किस क्रिया का प्रयोग होगा? पठामि, पठामि पठावः, पठावः पठामः। पठामी पठावह पठामह, है ना। तो ये बिल्कुल बेसिक है, इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। अगर आप लोग बोलो, अगर आपके सामने ऐसा वाक्य आ जाए कि तुम दोनों पढ़ते हो, है ना, तुम दोनों पढ़ते हो, तो आप क्या वाक्य बनाएंगे इसका? युवां युवां पठतः। युवां पठतः। है ना। और आपने पठथ का प्रयोग क्यों किया यहाँ पर? क्योंकि ये मध्यम पुरुष का द्विवचन द्विवचन है। में क्योंकि तुम। कर्ता जो है ये द्विवचन का है, इसीलिए क्रिया भी द्विवचन की ही होगी, है ना। इसी प्रकार से अगर एक वाक्य आ गया तुम सब जाते हो, तो क्या वाक्य बनाएंगे? यूयं पठतः। यूयं पठतः। जाते हो बोल रहा हूँ, पठतः। जाते यूयं हो। गच्छतः। यूयम गच्छथ। गच्छथ। यूयं गच्छति। यूयम गच्छथ, बस ठीक है। जाओ यहाँ से जाओ। हम्म। इसी प्रकार से अगर एक और वाक्य आ गया कि मैं लिखता हूँ, ठीक है, मैं लिखता हूँ, तो क्या वाक्य बनाएंगे आप सभी लोग? अहं अहं लिखामि। लिखामि। अहम लिखामि। अहं लिखामि। लिखामि। अगर आ गया हम सब हंसते हैं, तो क्या वाक्य बनाएंगे आप सभी लोग? वयं वयं हसामः। वयं हसामः। वयम हसामः। तो समझ गए, जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष और वचन की क्रिया का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो कोर्स वाले बच्चे हैं आप सभी को मिल जाएगा। बाकी भी लोग जो है यूट्यूब पर वीडियो को देख लेंगे, आज वाली वीडियो भी पब्लिक कर दूंगा मैं। अब क्या है, जो कारक होते हैं इसको भी हमें थोड़ा सा समझना होगा शॉर्टकट में, है ना। तो ये आप सभी को पता है, आप सभी बचपन से याद करते आ रहे हैं, कर्ता ने, कर्म को, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो मैं पूछूंगा आपसे और आप सभी बोलते जाएंगे। प्रथमा विभक्ति का कारक क्या होता है?
कर्ता ने कर्ता कर्ता कारक। और इसका चिन्ह क्या होता है? ने ने। ने द्वितीय विभक्ति के कारक का क्या नाम है? कर्म 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 कारक। और इसका सिंबल क्या होता है, इसका चिन्ह क्या होता है? को को। को तृतीय विभक्ति का जो कारक है इसको क्या कहते हैं? रण करण करण। करण और इसका चिन्ह क्या होता है? से के के द्वारा हाँ, सभी लोग बोलेंगे, साइलेंट मोड पे मत रहिए। ये आपको देखने में एक लग रहा होगा कि बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। ये सबसे आसान वाला भाग है, जहाँ से शुरू करके आपको एक हाईएस्ट लेवल तक लेके जाना है। ठीक है, तो ये सबसे आसान वाला भाग है, इसको सोच करके इग्नोर नहीं करेंगे, इसी से आगे वाला स्टेप आपका तय होगा, है ना? तो अच्छे से बोलेंगे और बातचीत नहीं करेंगे आप लोग। जिनके आसपास लोग हैं तो आप उनसे दूर हट जाओ और ऐसे स्थान पे बैठिए जहाँ पे कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, चलिए। चतुर्थी विभक्ति का जो कारक है उसका क्या नाम है? संप्रदान प्रदान हाँ, इसको क्या कहते हैं? इसका चिन्ह क्या होता है? को के को लिए। के लिए ठीक है जी, को और के बिल्कुल। लिए पंचमी विभक्ति का जो कारक है इसका क्या नाम है? अपादान अपादान। और अपादान इसका चिन्ह क्या होता है? से से अलग होने के अर्थ के में, है ना? अलग होने के अर्थ में इसी प्रकार से षष्ठी विभक्ति का जो कारक है इसका क्या नाम है? संबंध इसका चिन्ह संबंध क्या क्या होता है? कार रात रात में में सप्तमी विभक्ति का कारक क्या होता है? अधिकरण इसका चिन्ह क्या होता है? में पर में पर, है ना? और संबोधन का चिन्ह क्या होता है? हे अरे भो चलिए, अब एक एक करके जो है हर एक कारक के सिंबल को हम लोग देख लेंगे और इसके प्रयोग को देख लेंगे, है ना? और आप सभी म्यूट कर लेंगे, जब जब आपसे मैं पूछूंगा तो अनम्यूट करके आप सभी बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते जाते हैं। सबसे पहले जो है प्रथमा विभक्ति का कर्ता कारक है, इसको देखते हैं। और देखिए बहुत आसान आसान भाषा में यहाँ पर लिखा हुआ है हर एक कारक के बारे में, और एक ही वाक्य में हम लास्ट में जा करके हर एक कारक को समझेंगे। तो सबसे पहले प्रथमा विभक्ति है और इसका कारक क्या है? कर्ता कारक। ये याद रख लेंगे किस विभक्ति में कौन सा कारक आता है, चार्ट पीछे है। तो कर्ता कारक किसको कहते हैं, है ना? तो सिंपल सा है कि जो कार्य करता है उसी को कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, कर्ता किसे कहा जाता है? जो कार्य करता हो, है ना? यानी जो क्रिया का संपादन करता हो, यानी कोई भी क्रिया करता है। जैसे राम जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, है ना? मोहन हंसता है तो मोहन करता, है ना? अब ऐसा कोई कहेगा कि विशाल विशाल जी पढ़ रहे हैं तो विशाल जी कर्ता हो जाएंगे, है ना? ऐसा कोई बोल देगा कि ऋषिता जी भी पढ़ रही हैं तो ऋषिता जी भी कर्ता हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति जो कुछ करता है उसको हम लोग कर्ता कारक कह सकते हैं। ठीक है, वाक्य में तो क्रिया को जो करता है उसी को हम लोग कर्ता कारक कहते हैं, है ना? जैसे एक वाक्य है सामान्य रूप से, लक्ष्मण तोड़ते हैं। ये वाक्य बहुत बड़ा है, अभी आगे चल करके पूरा होगा, है ना? तो बताइए, लक्ष्मण तोड़ते हैं, इसमें क्रिया क्या है? तोड़ना तोड़ना। और कर्ता क्या हो जाएगा फिर इसमें? लक्ष्मण। लक्ष्मण ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे कारक के ऊपर, और दूसरा कारक जो है हमारा उसका नाम है कर्म कारक। कर्म कारक भी देखिए बड़ा आसान है। पहले में ये था कि कर्ता कोई काम कर रहा था, कर्ता कुछ कर रहा था, लेकिन अब यह है कि कर्ता जिस काम को चाहता है, जिसे सबसे अधिक चाहता है ना वाक्य में, उसी को हम लोग कर्म कहते हैं, है ना? जैसे जैसे इसी वाक्य में आप देख लो, लक्ष्मण फल तोड़ते हैं, है ना? अब लक्ष्मण जी वन में है तो उनको अब भूख लग गई तो क्या करेंगे? फल तोड़ रहे हैं। तो लक्ष्मण फल को चाह रहे हैं कि नहीं? नहीं चाह रहे हैं। फल फल को ही तो चाह रहे हैं ना लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण फल की इच्छा कर रहे हैं, इसीलिए फल क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। मतलब कर्ता जिस कर्म को करना चाहता है उसी को हम लोग कर्म कारक कहेंगे। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ। बालक जो है विद्यालय जाता है, इसमें कर्म क्या हो जाएगा? विद्यालय 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 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम्म, चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आ गया कि संभाजी महाराज
औरंगजेब को हराते हैं, तो इसमें कर्म क्या हो जाएगा? औरंगजेब औरंगजेब हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसको हराना उनका क्या है, मुख्य प्राथमिकता है, उसी की मुख्य इच्छा कर रहे हैं काम कि है। उसको दुष्ट को कैसे भी हरा दें। ठीक है, तो आइए, ये वाक्य है लक्ष्मण फल तोड़ते हैं, इसमें क्रिया कौन थी, क्या थी इसमें क्रिया? तोड़ना तोड़ना। तोड़ना। कर्ता क्या था इसके तोड़ना। अंतर्गत? लक्ष्मण। लक्ष्मण। और कर्म क्या है इसके अंतर्गत? फल। फल है। फल। ठीक है जी, चलिए ठीक है, दो कारकों को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले कारक पर। और तीसरा कारक आप सभी को पता ही है, करण कारक। तो करण कारक को भी शॉर्टकट में देख लेते हैं, इसको हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक कारक के कम से कम 10-10 15-15 नियमों को भी देखेंगे, वो बाद में देखेंगे। अभी क्या है, भूमिकात्मक रूप से आपको इससे परिचित कराया जा रहा है कि आप जान जाओ कि हाँ, ये कारक जो है इस प्रकार के स्वरूप वाले होते हैं। तृतीया विभक्ति में जो है करण कारक आता है ना। करण कारक किसे कहते हैं? तो कर्ता जो भी क्रिया कर रहा है ना, तो उसकी सिद्धि में जो कर्ता की सबसे अधिक सहायता करता है, ठीक है, उसी को हम लोग करण कारक कहते हैं। मतलब कर्ता की जो सबसे अधिक सहायता करेगा उसी को करण कारक कहेंगे। ठीक है जी। अब लक्ष्मण जो फल को तोड़ते हैं, तो बताइए, फल तो नीचे नहीं होगा ना, फल तो ऊपर होता है जंगलों के वृक्षों में। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि लक्ष्मण जी का हाथ जो है वो पेड़ तक जा नहीं पा रहा है, तो डंडे से फल को तोड़ रहे हैं, है ना। तो लक्ष्मण डंडे से फल तोड़ते हैं। तो बताइए, फल तोड़ने रूपी क्रिया में यहाँ पर सबसे सबसे अधिक सहायता कौन प्रदान कर रहा है लक्ष्मण की? डंडा डंडा कर रहा है ना। डंडा। अगर डंडा ना हो तो क्या लक्ष्मण फल तोड़ पाएंगे? नहीं नहीं तोड़ पाएंगे ना। तो मतलब क्रिया की सिद्धि में कर्ता के लिए सबसे सहायक क्या हो गया यहाँ पर? डंडा हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग डंडे से इसको क्या कहेंगे, कौन सा कारक कहेंगे? करण करण करण। कारक कहेंगे। कारक महोदय करण कारक कहेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए, चतुर्थी विभक्ति है संप्रदान कारक। तो अब क्या होता है, हम लोग जो भी कार्य करते हैं तो कुछ न कुछ हमारा उद्देश्य होता है ना। इसी प्रकार से लक्ष्मण जी जो फल को तोड़ रहे हैं, डंडे से फल को तोड़ रहे हैं, तो वो किसी न किसी के लिए तोड़ रहे होंगे ना। अपने बड़े भाई राम के लिए तोड़ रहे होंगे, अपनी भाभी सीता माता के लिए तोड़ रहे होंगे, है ना। तो कर्ता जो है जिसको लक्ष्य में रख करके क्रिया को करता है, उसी को हम संप्रदान कहते हैं। ठीक है, कर्ता जिसको लक्ष्य में रख करके जिसके लिए क्रिया करता है उसी को संप्रदान कारक कहते हैं। तो अब वाक्य आया, राम लक्ष्मण जो है ये राम के लिए डंडे से फल तोड़ते हैं। तो बताइए, लक्ष्मण द्वारा फल तोड़ने की क्रिया किसके लिए की जा रही है? राम के लिए। राम के लिए। तो राम क्या हो जाएगा यहाँ पर? संप्रदान संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी पांचवें नंबर पर विभक्ति आती है अपादान कारक की, है ना, जहां पर कोई वस्तु किसी से अलग हो रही हो, तो जो वस्तु वहां पर स्थिर दिखाई देगी उसी को हम लोग अपादान कारक कहते हैं, है ना। जैसे लक्ष्मण जो है राम के लिए डंडे से फल को तोड़ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं से तो तोड़ेंगे ना। तो पेड़ से राम के लिए डंडे से फल को तोड़ते हैं। तो बताओ, यहाँ जो ये पेड़ था, है ना, पेड़ से फल को इन्होंने तोड़ा, ठीक है, तो फल जो है नीचे गिर गया। तो यहाँ जो, म्यूट कर लीजिए आप, म्यूट कर लीजिए धर्मेंद्र जी, है ना। तो वृक्ष से फल को तोड़ रहे हैं, है ना, लक्ष्मण जो है वृक्ष से फल को तोड़ रहे हैं। तो कौन अपनी जगह पर स्थिर रहा और कौन अपनी जगह से हट गया? बताइए आप लोग यहाँ से, यहाँ पे। फल हट गया वृक्ष स्थिर रहा और फल हट गया। फल हट गया ना, तो इसीलिए जो अपने जगह पर स्थिर होगा ना, उसी को हम लोग अपादान कारक कहेंगे। समझ गए आप लोग? जो अपने जगह पर स्थिर होगा उसी को हम लोग अपादान कारक कहेंगे। ठीक है, तो बताओ, इस वाक्य में लक्ष्मण पेड़ से फल तोड़ते हैं, इसमें अपादान कारक क्या हो जाएगा? पेड़ हो जाएगा, है ना, पेड़ हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक वाक्य बताइए, बालक घर से विद्यालय की ओर जाता है, तो इसमें अपादान कारक कौन सा हो जाएगा? घर हो जाएगा विद्यालय ना। से। घर से जा रहा है ना बालक, लेकिन घर तो वहां पे स्थिर है ना। अब आप ऐसा कहोगे, आपका घर मान लो दिल्ली में है और आपको जाना है प्रयागराज कुंभ स्नान करने के लिए,
तो आप दिल्ली से प्रयागराज जा रहे हो, तो क्या आपका घर कहीं और ट्रांसफर हो गया? नहीं हुआ ना, आपका घर तो उधर ही है ना। तो इसीलिए आपके घर में ही क्या हो जाएगी, पंचमी विभक्ति अपादान कारक हो जाएगा। जो स्थिर होगा उसी को अपादान कारक कहेंगे, ठीक है। जो अलग होगा उसको अपादान कारक नहीं कहेंगे, ठीक है। तो दो वस्तुओं में जहां एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होगी, तो जो वस्तु स्थिर होगी उसी को हम लोग अपादान कारक कहेंगे, ठीक है। ये नियम है, ध्यान रखना। सामान्य रूप से हिंदी में पढ़ते आ रहे थे कि जहां पर अलग होने का भाव, अलग होने का भाव, ऐसे नहीं काम चलने वाला है। अब संस्कृत पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हमें डिटेल में जाना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे है सप्तमी विभक्ति, है ना। सप्तमी विभक्ति, तो इसका मतलब सिंपल होता है षष्ठी रह गई अधिकरण कारक महोदय। का। हाँ कोई बात नहीं, षष्ठी वाली अभी आगे आ जाएगी, है ना। तो इसका क्या होता है, अधिकरण कारक का मतलब ये होता है कि जो भी क्रिया का आधार होता है उसी को हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं। मतलब कोई भी क्रिया हो रही है तो उसका कोई ना कोई आधार अवश्य होता है, उसी को हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे लक्ष्मण जो है बाग में, लक्ष्मण जो है बाग में पेड़ से राम के लिए डंडे से फल को तोड़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये बाग न हो, है ना, आप लोग खुद बताइए, अगर ये बाग न हो तो क्या ये सारी की सारी जो भी क्रियाएं हो रही हैं क्या ये हो पाएंगी? संभव है? नहीं 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 संभव महोदय। है ना। तो इसी नहीं को हम लोग आधार कहते हैं, जहां पर सारी की सारी गतिविधि हो रही है, जो भी क्रिया जहां पर संपन्न हो रही है उसी को क्या कहते हैं, जो उसका आधार होगा उसी को हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ जो है हमारे 6 कारक पूरे हो जाते हैं, और आप सभी इनको बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि हर एक कारक का क्या है, क्रिया के साथ में साक्षात संबंध है, इसीलिए हम इसको कारक कहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग बताइए, अगर इस पूरे वाक्य में लक्ष्मण, लक्ष्मण जो है शब्द न हो तो क्या ये वाक्य पूरा हो पाएगा? नहीं महोदय। नहीं हो नहीं, पाएगा ना। कर्ता नहीं जरूरी है। और लक्ष्मण जो है फल को तोड़ रहे थे, तो मान लो अगर फल ही ना हो तो क्या ये वाक्य पूरा हो पाएगा? नहीं। नहीं है ना। नहीं महोदय। तो फल का भी होना आवश्यक है। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि लक्ष्मण भी हो फल भी हो, लेकिन अगर डंडा ही ना हो, डंडे से फल को तोड़ते हैं, तब भी हमारे सामने क्वेश्चन उठेगा कि किससे फल को तोड़ते हैं, है ना। तो मतलब डंडे से इसकी भी उपयोगिता है। और अगर डंडा भी हो, फल भी हो, लक्ष्मण भी हो, ठीक है, लेकिन अगर श्री राम ना हो तो भी ये वाक्य पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी न किसी के लिए तो फल तोड़ेंगे ना। और सब कुछ हो लेकिन पेड़ ही ना हो ठीक है, सब कुछ हो लेकिन पेड़ ही ना हो वहां पर, तो कैसे फल को तोड़ सकते हैं? तो पेड़ का होना भी आवश्यक है, और पेड़ तभी होगा जब बाग होगा। तो मतलब हर एक का क्या है, इसी क्रिया के साथ में सीधा संबंध है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो कारक का मतलब क्या हुआ, जिसका क्रिया के साथ में साक्षात संबंध होता है उसी को हम लोग कारक कहते हैं, ठीक है जी। अब एक और कारक है जो छूटा हुआ है, जिसको कहते हैं अधिकरण कारक, है ना। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए अ, लक्ष्मण जी की जो पत्नी है ना, चलिए लक्ष्मण जी की पत्नी को छोड़िए, लक्ष्मण जी के पिता का क्या नाम था? दशरथ। दशरथ था ना। दशरथ। राजा अगर इस दशरथ। वाक्य में ऐसा वाक्य इसको प्रयोग करते कि दशरथ के पुत्र लक्ष्मण बाग में पेड़ से राम के लिए डंडे से फल को तोड़ते हैं, तो ये जो दशरथ के पुत्र, इस शब्द का क्या इस क्रिया के साथ में साक्षात संबंध हो पा रहा है? नहीं नहीं सर। नहीं नहीं हो पा रहा है ना। नहीं 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 हो पा रहा है नहीं। क्योंकि दशरथ के पुत्र का तो संबंध इससे हो पा रहा है ना, कर्ता से हो जा रहा है ना, क्रिया से तो हो ही नहीं पा रहा है। इसीलिए जो षष्ठी विभक्ति होती है ना, इसको कारक के अंतर्गत में काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है जी। तो ये सामान्य सामान्य से आप लोगों ने नियमों को समझा, और अभी इसकी एक लाइन में संस्कृत को हम लोग बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या वाक्य था, लक्ष्मण तोड़ते हैं, तो वाक्य क्या बन जाएगा, लक्ष्मणः त्रोटयति, है ना। त्रोटयति। लक्ष्मणः त्रोटयति, ठीक है। अब एक प्रश्न आया था कि लक्ष्मणः किम त्रोटयति, तो क्या बोलेंगे आप सभी लोग? फलम। फलम फलम त्रोटयति। त्रोटयति। लक्ष्मणः फलम त्रोटयति। अब लक्ष्मणः केन फलम त्रोटयति, दंडेन। पूरा पूरा वाक्य बोलिए, लक्ष्मणः दंडेन फलम त्रोटयति। फलम त्रोटयति। फलम त्रोटयति। हाँ, लक्ष्मणः कस्मै
दंडेन फलम त्रोटयति। लक्ष्मणः लक्ष्मणः दण्डेन फलं त्रोटयति। हाँ, और लक्ष्मणः कस्मात् रामाय दंडेन फलम त्रोटयति। लक्ष्मणः वृक्षात् रामाय दण्डेन फलं त्रोटयति। और इसी प्रकार से लक्ष्मणः कुत्र वृक्षात् रामाय दंडेन फलम त्रोटयति। हाँ बोलिए। लक्ष्मण ज्ञाने वृक्षात् रामाय दण्डेन फलं त्रोटयति। दण्डेन फलं त्रोटयति। चलिए, बिल्कुल, वेरी गुड। तो कारक सारे के सारे आपको समझ में आ गए शॉर्टकट में कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक अभ्यास का हमने जो वाक्य था रचनानुवाद कौमुदी में अपना, उसको देख लिया था, है ना। अब हम लोग दूसरे अभ्यास के ऊपर चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नियमों को समझेंगे, उसके बाद आप सभी से वाक्यों को बनवाएंगे। इन शब्द रूपों को अच्छे से देखना है ना। शब्द रूपों के आधार पर ही वाक्य बनते हैं, तो शब्द रूपों को बिल्कुल अच्छे से देखना है और याद कर जाना है 2 मिनट में। और बहुत आसान आसान शब्द है, ऐसा नहीं है कि आपने इन शब्दों को कभी भी सुना नहीं है, बस इसी को आपको थोड़ा सा घटा के देखना है। तो सबसे पहले एक बात को समझ जाइए कि इस चैप्टर में दूसरे अभ्यास में जो है मध्यम पुरुष के वाक्य बनेंगे, त्वम युवाम यूयम वाले, तुम दोनों और तुम सब। और क्रिया का रूप क्या हो जाता है, पठसी पठथः पठथ, है ना। गच्छसि गच्छथः गच्छथ, लिखसि लिखथः लिखथ, हसथि हसथि हससि हसथः हसथ। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा रूप बनता है। आइए एक बार पहले शब्दकोशों को देख लेते हैं। ठीक है, तो क वाला जो शब्दकोशों का डिपार्टमेंट है, इसके अंदर किस प्रकार के शब्दकोश होते हैं, बताइए आप सभी लोग। पीछे हमने पढ़ा था ना पहले वाले, सर्वनाम। संज्ञा अथवा सर्वनाम होते हैं। ठीक है, क सर्वनाम। क वाले विभाग में संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द होते हैं। तो बताइए, तू के लिए संस्कृत में क्या शब्द आता है, त्वम। 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 तुम दोनों के लिए क्या आता है, युवाम। युवाम। और युवाम। तुम सबको क्या कहते हैं संस्कृत में, यूयम यूयम। यूयम। और इसी प्रकार से फल को क्या कहते हैं संस्कृत में, फलम फलम। फलम। पुस्तक को क्या कहते हैं, पुस्तकम। पुस्तकम। फूल को क्या पुस्तकम। कहेंगे। पुष्पम पुष्पम। इसी प्रकार से चिट्ठी अथवा पत्ता को क्या कहेंगे, पत्रम। पत्रम। इसी प्रकार से पत्रम। भोजन को क्या कहेंगे, भोजनम। भोजनम। जल को क्या कहेंगे, जलम। जलम। राज्य को जलम। क्या कहेंगे, राज्यम। राज्यम। सत्य को क्या कहेंगे, सत्यम। सत्यम घर को क्या कहेंगे, सत्यम। गृहम। 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 और वन को क्या कहेंगे, वनम। वनम वनम, वनम। है ना। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्द थे ये, कुल मिलाकर के इसमें 13 सारे शब्द आपने सुने हुए हैं। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है कि नया आ गया हो। ठीक है, तो आसान है, इतना कठिन नहीं है, है ना। इसको याद रखेंगे, आगे इसका प्रयोग देखने को मिलेगा। आगे इसमें हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें नेक्स्ट वाला जो कोश होता है ना, ख नंबर का जो डिपार्टमेंट होता है वो होता है धातुओं का, है ना, क्रियाओं का होता है। तो बताइए, रक्षा करना के लिए किस धातु का प्रयोग होता है, रक्ष। रक्षा रक्ष पालन। धातु, रक्ष धातु का। रक्षा पालन। हाँ ठीक है, धातु पाठ में भी मत जाइए, बेसिक क्लास है, बेसिक को बेसिक की तरह पढ़ना है। ठीक है, तो रक्षा करने के लिए रक्ष धातु, सामान्य इसका रूप कैसे चलेगा, रक्षति रक्षतः रक्षन्ति रक्षसि रक्षन्ति। रक्षथः रक्षथ। बस रक्षथ। बस बस, मध्यम पुरुष तक ही बोलना है, बस ज्यादा आगे तक नहीं बोलना है। ठीक है, चलिए, बोलना के लिए किस धातु का प्रयोग होता है, वद। वद धातु। चलिए विशाल जी वद। आप बोलिए, वद धातु का 2 पुरुषों में रूप बोलिए आप, विशाल जी। वदति वदत वदन्ति वदसि वदत वदथ। हाँ चलिए, थोड़ा सा और स्पष्टता से बोलना है, वदति वदतः वदन्ति वदन्ति वदसि वदथः वदथ। वदथ। चलिए ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड। पकाना के लिए किस धातु का प्रयोग होता है, पच। पच धातु का प्रयोग होता है ना। तो चलिए, पच धातु का रूप कौन बोलेगा, हाँ आकांक्षा आप बोलिए, 2 पुरुषों में केवल। हाँ
पचति पचतः पचन्ति पचसि पचतः पचथ। बिल्कुल, वेरी गुड। गिरना के लिए किस धातु का प्रयोग होता है? पत धातु। पत धातु का प्रयोग होता है पचति ना? चलिए दिव्याक्षी आप बोलिए इसको। पतति पततः पतन्ति पतसि पतथः पतथ। बिल्कुल। चलिए नमस्कार करने के लिए किस धातु का प्रयोग होता है? नम नम धान्यणम। चलिए कोमल जी आप बोलिए इसका रूप। नमति नमतः नमन्ति नमसि नमतः नमत। चलिए नमथ पूरा बोलना है, नमथ नहीं, नमथ। नमथ। हाँ, थ मतलब थ में अकार है ना, तो पूरा का पूरा आना चाहिए। हिंदी में लोप हो जाता है, भाषा विज्ञान में हमने पढ़ा था ना, हिंदी में लास्ट वाले का जी लोप कर डालते हैं हम लोग, बोलते नहीं है उसको अच्छे से। रा म बोलना होता है तो केवल क्या बोलते हैं? राम। आपका नाम कोमल है तो क्या बोलेंगे? कोमल, बस कोमल। कोमल ऐसे नहीं बोलेंगे कोमल, बस ऐसे बोलते हैं हिंदी में, वो गलत है। चलिए ग वाले डिपार्टमेंट में जो है अव्यय पद आते हैं कुछ ना कुछ, तो आइए आज के लिए किस अव्यय का प्रयोग होता है? अद्य अद्य। अद्य। हब को क्या कहते हैं संस्कृत में? संप्रति संप्रति। और संप्रति दूसरा पद क्या प्रयुक्त होता है अब के लिए? इदानीं इदानीं और तीसरा इदानम शब्द इदानीं। क्या आता है अब के लिए? तीसरा अधुना। शब्द अधुना। अधुना अधुना। जब को क्या कहते हैं संस्कृत में? यदा। यदा यदा। तब को क्या यदा। कहते हैं संस्कृत में? तदा 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 तदा। और कब को क्या कहते हैं? कदा कदा कदा। ठीक कदा। है। चलिए तो आप लोग ध्यान रखोगे पिछले जो पाठ में शब्दकोश आए थे ना, तो उनका रूप कैसे चल रहा था? रामः अथवा पुरुषः के समान, है ना? रामः रामौ रामाः रामम रामौ रामान। अब वाले जो रामान। शब्द है ना, ये नपुंसक लिंग वाले शब्द हैं। इनका रूप कैसे चलेगा? जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। ठीक है, दो विभक्तियों में रूप ऐसे होता है फलम फले फलानी, और फिर वही फलम फले फलानी। बाकी के सभी जो रूप हैं वो राम के समान चलते हैं। अभी हमें केवल दो विभक्तियों का काम है ना? तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, सबको याद हो गया? कोई ऐसा जिसको याद ना हुआ हो तो इसको प्रैक्टिस कर लो आप लोग, क्योंकि ये इसका अभी काम पड़ेगा। ठीक है, तो पांडे खुशी जी हैं, आप बोलिए मुझे पुस्तकम का रूप आप बोलिए दो विभक्तियों में। हम्म पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। चलिए नेक्स्ट वाला मैं और देखता हूँ, थोड़ा सा आपका फोटो खींच लेता हूँ मैं आप सभी का, ताकि मुझे क्रम देखना ना पड़े बार बार, स्क्रीन डिस्टर्ब हो जाती है ना। जो होगा उनसे मैं सीधा सीधा ऐसे ही पूछ लिया करूँगा। ठीक है जी, एक मिनट बस। चलिए एक मिनट बस। तो कक्षा में आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है पाठ सारा का सारा? जी सर। जी। हाँ जी महोदय। चलिए कक्षा भी स्टार्ट हुई है, अभी बहुत सारे नियमों को हमें समझना है, बहुत अच्छा लगेगा आप सभी को। और ये 2 महीना जो है आपको पता भी नहीं चलेगा कब बीत गया, और इसमें आप ऐसा कुछ सीख जाओगे जो आपको और कोई सिखाएगा नहीं। और आप हजारों हजारों रुपए खर्च कर लो, ये केवल बोलने वाली बातें हैं कि आपको ये सिखा देंगे वो सिखा देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे। मैं देखता रहता हूँ ना, सोशल मीडिया पे भी आजकल मार्केटिंग चल रही है पूरी की पूरी। चलिए कोई बात नहीं, उनको अपना काम करने दो, हम अपना काम करते हैं। चलिए तीसरे क्रम पर हम लोग चलते हैं, पुष्पम, है ना? पुष्पम का रूप बोलिए आप, अन्नू जी आप बोलिए पुष्पम का दो विभक्तियों में। जी सर। हम्म पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि हम्म पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। ठीक है, तो ये कर्ता और कर्म दोनों कारकों में हो गए आपके, है ना? बोलना होगा एक पुष्प, तो भी आप बोलोगे पुष्पम। और बोलना होगा एक फूल को, तब भी आप क्या बोलेंगे? पुष्पम। तो दोनों में इसका प्रयोग हो जाएगा। चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो इसमें नाम आ रहा है आदित्य शर्मा जी का, आप बोलिए पत्रम का शब्द रूप आप बोलिए। पुत्रं पत्रे पुत्राणि पुत्रं पत्रे पुत्राणि। वेरी गुड। आगे नाम आ रहा है अक्षिता जी का, आपका, आप बोलिए भोजनम का रूप दो विभक्तियों में, कोशिश कीजिए। नीचे भोजनम भोजनम भोजनानि भोजनम भोजने भोजनानि। बिल्कुल। नेक्स्ट नंबर पे क्रम आ रहा है अंजलि राजपूत जी का, आप बोलिए जलम का रूप।
जलम जले जलानी, जलम जले जलानी। नेक्स्ट नंबर पर आ रहा है क्रम अंकित मौर्य जी का। आप बोलिए राज्यम का रूप। अंकित मौर्य जी आप बोलिए राज्यम का शब्द रूप। चलिए शायद वो नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे हम लोग बढ़ते हैं। अपूर्व आर्य आप बोलिए राज्यम का रूप। राज्यम राज्य राज्यानि राज्यम राज्य राज्यम। अच्छा आपका नाम अपूर्वा है ना? ठीक है। हाँ जी। धर्मेंद्र कुमार जी आप बोलिए सत्यम का रूप। धर्मेंद्र जी उपस्थित हैं आप? सत्यम सत्ये सत्यानि, सत्यम सत्ये सत्यानि। बिल्कुल वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। ज्योत्सना जी आप बोलिए गृहम का रूप। गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि। मस्त। आप महाराष्ट्र से हैं क्या? हाँ उदय। चलिए ठीक है, वहीं पर रिकार को थोड़ा सा उकार मिक्स करके बोलते हैं ना। चलिए कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा कैसा ये। महोदय एक बार आप बताइए ना। हाँ ऐसे बोलेंगे गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि। वो थोड़ा सा होता है ना, एक स्थान का वो अंश आ जाता है। तो हम गुरुकुल वाले बच्चे हैं ना, तो हमारे कांटेक्ट में हर एक राज्य के बच्चे होते हैं तो पता होता है हमें। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी कोशिश आपने की। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। मानसी जी। मानसी नाम के 3 लोग हैं, ये केवल मानसी इनका नाम है। चलिए बोलिए मानसी जी आप, तीनों लोग बोलिए। चलिए ठीक है। वनम का रूप, तीनों लोग बोलिए। वनम वने वनानि वनम वने वनम वने वनानि। चलिए ठीक है। मानसी नाम से कोई और भी ऐड हुआ है क्या? चलिए ठीक है, तो इसको आप सभी लोग ध्यान रखेंगे और इसमें केवल मध्यम पुरुष का ही इसमें प्रयोग होने वाला है ना? तो इसको याद रखेंगे आप सभी। इसको हम लोग नियमों को देख लेते हैं। नियम इसमें कोई भी नहीं है, इस वाले चैप्टर में कोई भी नियम नहीं है। क्या जी? अच्छा, ऋषिता जी कह रही है हमसे पूछा नहीं आपने ना। चलिए आपसे भी एक धातु का रूप में पूछ लेता हूँ फिर। नम धातु का रूप आप बोल दीजिए एक बार। हाँ अभी आएगा, सबका नंबर आएगा, अभी वाक्यों में आएगा। नम धातु का रूप बोल दीजिए ऋषिता जी आप। नमति नमतः नमस्ते नमस्ते नमः नमः। बिल्कुल वेरी गुड। अभी सबका नंबर आएगा, ऐसा मत सोचना कि मैं किसी को इग्नोर कर रहा हूँ। अभी वाक्य आएगा ना, 20-25 वाक्य हैं और 20-25 वाक्य होंगे नहीं तो मैं 20-25 और अपनी ओर से पूछ लूंगा आप लोगों से, ठीक है? तो सबका नंबर आएगा। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये कारकों को हम सभी ने बहुत अच्छे से देख लिया है। नियम देख लेते हैं। नियम बस इसमें एक आया हुआ है, अचहीनम परेण संयोज्यम। इसका मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना, त्वम शब्द है और आगे अद्य आया हुआ है ना? तो ये म हलंत है, तो ये वाला जो है आप इसमें ऐड कर सकते हो, त्वमद्य भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये ऐच्छिक नियम है ना? आपकी इच्छा है ना? इसी को कहते हैं अचहीनम परेण संयोज्यम। तो अभी अच क्या होता है, इस इत्यादि को हम नहीं देखेंगे। अच का मतलब वैसे स्वर होता है, लेकिन बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई भी हलंत वर्ण आ रहा है और उसके आगे कोई स्वर होगा तो वो उसी में ऐड हो जाएगा, है ना? जैसे यूयम जमा इदानिम, तो यूयम इदानिम, है ना? तो ये ऐच्छिक नियम है। बाकी सामान्य जो नियम थे वो पहले चैप्टर में आ चुके हैं, जिनको एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं और हम लोग अब वाक्य बनाएंगे। 15-20 मिनट और आप सभी रुकेंगे, ठीक है जी? तो 20-25 वाक्य हम सभी लोग बना लेंगे शीघ्रता से। चलिए, तो पहला नियम है कर्ता के अनुसार ही क्रिया का वचन और पुरुष होता है। ये आप सभी को क्लियर है, जैसे सह पठति और त्वम पठसी और अहम पठामि इत्यादि। भवत शब्द जहां भी होगा तो उसका जो है प्रथम पुरुष में ही उसका प्रयोग होगा, ठीक है? तीनों लिंगों में धातु का रूप सेम होता है, सह पठति अथवा सा पठति, सब में एक होता है। कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है जी? और अपदम न प्रयुंजित मतलब बिना प्रत्यय लगाए किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करना है। यही सामान्य सामान्य हमारे नियम थे। अब आते हैं हम लोग दूसरे अभ्यास के जो वाक्य हैं इस पर, है ना? और हर एक वाक्य को जो है लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अभी इतने कठिन कठिन वाक्य आ नहीं रहे हैं, तो इसको हम लोग मौखिक रूप से ऐसे ही बस बनाएंगे।
क्योंकि लिखने का काम वहाँ अच्छा लगता है ना जहाँ पर कठिन कठिन वाक्य आते हो। ये तो बड़े आसान आसान वाक्य हैं, तो इसको आप सभी लोग ऐसे ही कर सकते हैं। तो चलिए अब एक एक करके मैं सबका नाम बोलूंगा और ये शुरू के वाक्यों को इसमें बनाया गया है, बाद के वाक्यों को आप सभी लोग बना के भेजेंगे, मुझे अभी बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले अब लास्ट से स्टार्ट करते हैं। ललित मीना जी, आप बोलिए, जो पहला वाक्य है उसकी हिंदी पढ़िए और उसका जो ट्रांसलेशन है वो बनाइए। सर पहले वाले में या यहाँ दूसरे से, वाले में? दूसरे वाले में से, यहाँ से दूसरे वाले में से। तू पढ़ता है, जी, तुम पठती, त्वम पठसी, पठसी, ठीक है, पठसी। पठसी होगा है ना, पठसी। चलिए वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, विशाल कुमार जी का एक नंबर आ गया इसमें, बोलिए आप दूसरे नंबर का वाक्य। विशाल कुमार जी हैं आप उपस्थित? वेद प्रकाश जी आप बोलिए दूसरे नंबर का वाक्य। वेद प्रकाश जी। त्वं पत्रं लिखसि। त्वम पत्रम लिखसि। चलिए वेरी गुड। वाक्य भी बोलेंगे, हिंदी वाक्य भी और इसका संस्कृत भी। चलिए आगे है, क्या है ये, सेवन सनसाइन जी, आप बोलिए क्या नाम है आपका, है उपस्थित आप? जी सर। जी बोलिए, वाक्य बोलिए और फिर कौन इसका सा सर? तीसरे नंबर का वाक्य जो है। तू भोजन पकाता है, त्वं भोजनम पचसि। बिल्कुल वेरी गुड। चलिए नाम चेंज कर लीजिए, नाम आपने ऐसा लिखा हुआ है मुझे लगा कोई विदेशों से भी आ गया कोई पढ़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या नाम है, रूना कुमारी जी, आप बोलिए चौथा वाक्य, आप बनाइए। कोशिश कीजिए, गलत सही कोई बात नहीं, सब आपस की बात है ना, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी क्लास हो रही है, सेमिनार हो रहा है, गलतियां होंगी तो ठीक होगा फिर। चलिए रूना कुमारी जी बोलिए। चलिए शायद नहीं है, रिद्धि जी आप बोलिए। रिद्धि जी आप बोलिए चौथा वाक्य, आप भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रंजना ठाकुर जी आप बोलिए। ये भी नहीं है। चलिए पांडे खुशी जी आप बोलिए। क्या बात है, आवाज नहीं मेरी जा रही है क्या आप सभी को? त्वं खुशी, राज्यं रक्षसि। सम्यक् आगच्छति। अस्तु अस्तु, हाँ इन्होंने बोल दिया खुशी जी ने, त्वम राज्यम रक्षसी। ठीक है वेरी गुड। आगे बोलिए, नेक्स्ट नंबर पे हैं हमारे पास नितेश मिश्रा जी, आप बोलिए 5वें नंबर का जो वाक्य है आप बनाने की कोशिश कीजिए। त्वं फलं रक्षसि। हाँ त्वम फलम रक्षसी, वेरी गुड। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नरेंद्र सोंकर जी, आप बोलिए छठे नंबर का वाक्य, हिंदी बोल करके फिर संस्कृत बनाइए है ना। हाँ त्वं सत्यं वदसि। त्वम सत्यम वदसी। चलिए मानसी जी आप बनाइए, मानसी यादव। तू घर जाता है, त्वं गृहं ग-। क्या आगे क्या था, पूरा वाक्य फिर से बोलिए। अच्छा, तू घर जाता है, हम्म जाता है था, त्वं गृहं गच्छसि। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक करना है, ठीक है, ग्रहम नहीं है गृहम है। आप ऐसे बोल रही हैं जैसे लग रहा है किसी ग्रह पर जा रहा हो, है ना, मंगल पर, शुक्र पर, बृहस्पति इत्यादि जो ग्रह होते हैं उस पर जाने की लग रहा है बातचीत हो रही है। गृहम बोलना है ठीक से, है ना, गृहम। ठीक है, आप यूपी से ही है ना तो आपको छूट नहीं है। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर के वाक्य पर, और मानसी जी के पास नंबर है, हाँ मानसी राज, मानसी राज, आप बोलिए 8वें नंबर का वाक्य। चलिए मानसी राज जी अभी आई हैं, मानसी राज जी 8वें नंबर का वाक्य बोलिए। चलिए जो मानसी जी हैं बिना टाइटल के, आप बोलिए वाक्य 8वें नंबर का। चलिए ये लोग गायब हैं शायद, कोमल जी आप बोलिए। जी सर। तू हम्म असत्य बोलता है, हम्म त्वं असत्यं वदसि।
बिल्कुल, वेरी गुड। त्वम असत्यम वदसी। आगे चलिए, 9वें नंबर का जो वाक्य है, ज्योत्सना जी आप बोलिए। बोलिए। तू राजा को प्रणाम करता है। हम्म त्वम हम्म नृपम हम्म प्रणमसि। हाँ, प्रणमसी अथवा नमसी का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। त्वम नृपम नमसी, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, 10वें नंबर का जो वाक्य है, तो दिव्याक्षी आपके लिए है, वो बनाइए आप इसको, बनाइए। दिव्याक्षी हैं यहाँ पर? जी बात जी। चलिए त्वम बनाइए। अत्र आगच्छसि। त्वम अत्र आगच्छसि, है ना। चलिए, अब ख वाला विभाग आ गया है, इसमें अब जो है ना द्विवचन के वाक्य होंगे, ठीक है। द्विवचन के वाक्य होंगे अब, तो इसको ध्यान से बनाना है। और धर्मेंद्र जी हैं, तो मैं आपके लिए वाक्य जो है बोल देता हूँ ऐसे ही। तुम दोनों यहाँ आते हो। तुम दोनों यहाँ आते हो, इसका वाक्य बनाइए आप। युवामत्रागच्छतः। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 12वें एक नंबर का वाक्य है, अपूर्वा आर्या जी आप बनाइए 12वें एक नंबर का वाक्य, हिंदी बोल करके फिर युवा संस्कृत कदा बोलिए। तुम दोनों कब भोजन बनाते हो? युवा कदा भोजन मतलब पाचयस्य था, ये हो जाएगा पाचय था। हे भगवान, ये सब कहाँ आ गया? नहीं तो फिर भोजनम मतलब वही होगा ना, पकाते हो आराम से बनाते बनाओ, हो। आराम से बनाओ। पचा था। पचा था तो पकता है, और इसमें भोजन बनाते हो तो पाचय था। पच मतलब पकता है, पच मतलब पकाता है। हाँ तो इसमें बनाते हो रहा है ना। चलिए ठीक है, पच मतलब पकाना होता है ना, तो बनाना जी भी तो हो जाएगा ना, ठीक है। पच मतलब पकाना ही था ना, ऊपर देखो आप शब्दकोशों में, पच मतलब पकाना था ना, तो पकाना और बनाना मतलब एक ही है ना, वो अलग है। किसी को प्रेरित करेगा वो प्रयोग अलग है। अभी दूसरे ही वाक्य में थोड़ी ना, दूसरे ही अभ्यास में इतने कठिन वाक्यों का प्रयोग थोड़ी ना दिखाएंगे आपको ये। चलिए अब फिर से इसको बनाइए एक बार फाइनल, ठीक ठीक करके। चलिए ज्योत्सना जी। युवाम हम्म कदा भोजनम पचथ। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं हम लोग 12वें एक नंबर के वाक्य पर, और नाम आ रहा है अनु जी का, आपका, आप बनाइए हिंदी बोल के फिर संस्कृत बनाइए। अनु जी हैं यहाँ पर? जी जी सर। बनाइए 13वें तुम नंबर का। दोनों, हाँ सर, तुम दोनों अब गांव जाते हो। हम्म युवाम हम्म अद अधुना अधुना ग्रामे अधुना युवाम अधुना। अधुना ग्रामे हम्म गच्छथ। ये बताइए यहाँ पर ग्रामे में कौन सी विभक्ति का आपने प्रयोग किया है? द्वितीय। तो ग्रामम होगा ना, ग्रामम, अग्रामम। है ना, तो ग्रामम हाँ जी। गच्छ थ, ठीक है। चलिए वेरी ठीक। गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आगे है अंकित मौर्य जी, आप बनाइए वाक्य 14वें नंबर का। नहीं है शायद। बनाइए। दो पत्ते गिर रहे हैं। ये वाला है, आप दोनों अब जा रहे हैं, ये वाला है, ये वाला है ना। आप दोनों अब जा रहे हैं। हम्म दोनों। आप दोनों का हो जाएगा भवन्तौ, भवान भवन्तौ भवन्तः, भवन्तौ हो अभाव जाएगा। भवन्तः। हम्म आगे अभाव भवन्तः भवन्तः। जी, बनाइए वाक्य पूरा ये। और बना नहीं सर ये। नहीं सुनाई दिया नहीं मुझे, फिर से बोलिए एक बार। चलिए आवाज में कुछ प्रॉब्लम है आपके यहाँ पे, आप रहने दीजिए। चलिए अंजलि राजपूत जी हैं यहाँ पर, आप बनाइए वाक्य। भवन्तौ अधुना गच्छतः। गच्छथः है ना, हाँ। ये गलत है, कुछ ठीक कीजिए, इस वाक्य में कुछ गलत हो रहा है।
ठीक कीजिए। विसर्ग विसर्ग वाले गच्छतः आएगा। नहीं, गच्छतः आएगा, है ना, गच्छतः आएगा, क्योंकि भवत शब्द के साथ में प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है ना, आया था ना नियम। तो भवान भवंतो भवंता मतलब गच्छति गच्छता गच्छन्ति, ठीक है। चलिए आगे जी। बढ़ते हैं हम लोग। 2 पत्ते गिर रहे हैं, अक्षिता जी आप कोशिश कीजिए। 2 पत्ते गिर रहे हैं, बनाइए वाक्य। पत्री पततः। हाँ, पत्रे पततः, वेरी गुड। चलिए, हाँ, 16वें क्रम पर हम लोग चलते हैं वाक्य पर, और अब जो है ऊपर के आकांक्षा जी आप बच रही हैं, बताइए 16वें नंबर का वाक्य। आकांक्षा है यहाँ पर। यूयम जी जी, तुम लोग राज्य की रक्षा करते हो। यूयम राज्यम रक्षतः। बिल्कुल। चलिए 17 नंबर पर आदित्य जी आप बनाइए। आदित्य जी है यहाँ पर? चलिए शायद नहीं है। चलिए आकांक्षा जी के यहाँ से ही रिपीट कर लेते हैं इसको। तुम बोलिए। तुम लोग ईश्वर को प्रणाम करते हो। यूयम ईश्वरम प्रणमथ। नमथ है ना? नमथ। चलिए, एक और महोदय आए हुए हैं, क्या नाम है आपका? मैं आपको बुला देता हूँ। अखिलानंदन नंद जी आप बोलिए नेक्स्ट वाला वाक्य। 18वें नंबर का वाक्य आप कोशिश कीजिए बनाने का। सर मैं अभी जुड़ा हूँ, मुझे सर आता नहीं ट्रांसलेशन। कोई बात नहीं, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अक्षिता जी आप कोशिश कीजिए। तुम लोग पुस्तक पढ़ते हो, बहुवचन वाला रूप है ये वाक्य का, तो इसी हिसाब से बनाइएगा। अक्षिता जी हैं यहाँ पर? अक्षिता जी नहीं है क्या? चलिए वो शायद लेफ्ट हो गई है, कुछ नेटवर्क इशू है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अक्षिता जी के बाद में अंजलि राजपूत जी का नाम आ रहा है, आप बनाइए वाक्य। यूयम पुस्तकम पठतः। पठथ नहीं होता है, पठथ होता है केवल, है ना, पठथ बस, ठीक है। चलिए 19 नंबर का वाक्य है, अंकित मौर्य जी आप बनाइए। भ्राता जी वॉइस रिपीट हो रही है। चलिए दिव्याक्षी आप ये वाक्य बनाइए। रंजना जी के यहाँ से 19 होता नंबर है। का 19 नंबर का वाक्य आप बनाइए। दिव्याक्षी आप बनाइए वाक्य 19 नंबर का। वाक्य नहीं दिख रहा। 1 मिनट। चलिए अब दिख रहा है, बनाइए। इदानीम यूयम हसथ। बिल्कुल। चलिए आगे इसी प्रकार से मानसी आप बनाइए, तीनों मानसी में से कोई भी। बनाइए। तीनों मानसी में से कोई बने। यूयम पाठम, क्या होगा इसका, पठथ। हाँ बिल्कुल, यूयम पाठम पठथ। चलिए धर्मेंद्र जी आप बनाइए, तुम लोग पत्र लिखते हो, बहुवचन वाला रूप। यूयम पत्रम लिखथ। बिल्कुल। चलिए लास्ट वाला वाक्य है तो हम बना लेते हैं इसको खुद से ही। तुम सब आते हो, यूयम आगच्छथ, है ना, आगच्छथ केवल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी को ध्यान रखना है, वाक्यों का अभ्यास करना है। और ये वाक्य है एक, इसमें से आपको गलतियां खोजनी है कि इसमें गलती कहाँ पर हो रही है। त्वम राज्यस्य रक्षसि, इसमें गलती कहाँ पर हो रही है? शुद्ध वाक्य। राज्यस्य में। राज्यस्य। हाँ, त्वम राज्यम रक्षसि ये होगा। चलिए हाँ युवाम आगच्छथ। ऋषिता जी आप इसको ठीक कीजिए, युयाम युवाम आगच्छथ को। यूयम आगच्छथ। हाँ ठीक है। चलिए भवन्तौ गच्छथः, इसको भी ठीक कीजिए।
ठीक कीजिए आप लोग। भवन्तौ गच्छथ, गच्छतः गच्छता हो गच्छतः जाएगा, है ना। भवन्तौ गच्छतः चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से पत्राणि पतथ और पत्राणि पतन्ति। पत्राणि पतन्ति। पतन्ति। चलिए ठीक है। तो कैसा लगा आप सभी को अभ्यास करके वाक्यों का? बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा लगा? ठीक है। चलिए अभी ये स्टार्टिंग है, ऐसे ही करते करते हम लोगों को 2 महीने में 60 अभ्यास को पूरा कर लेना है। और भी थोड़े बहुत जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करना है। तो कोर्स देखिए, कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है आज से, और 6 बच्चे जो हैं जुड़ चुके हैं इसमें। आप लोग भी जुड़ना चाहो तो आपका वेलकम है। 12 बच्चे कम से कम हो जाएंगे तब जो है क्लास की शुरुआत की जाएगी। और मुझे अगर लगेगा कि बहुत कम बच्चे हैं तो फिर कोर्स जो है स्टार्ट नहीं किया जाएगा। तो आप सभी लोग जिसको भी जुड़ना हो, जिसको भी रेगुलर जुड़ करके अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना हो, तो आपको अवसर मिल रहा है, आप इसको पूरा कर सकते हैं, है ना। क्योंकि मैं भी अपना 1.5 घंटे का समय ऐसे ही नहीं दूंगा ना केवल 4-5 बच्चों के लिए। तो जिसको भी आप में से जुड़ना हो आप जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोर्स को हम लोग इसी प्रकार से अभ्यास के साथ में स्टार्ट करेंगे, और एक शानदार ढंग से आपका प्रतिदिन जो है एक एक कारक के अंतर्गत बहुत सारे नियमों का अभ्यास करेंगे। और रचनानुवाद कौमुदी तो बस एक माध्यम है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी पुस्तकों से आपको मैं पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों का जो है बेसिक इसके बाद आपको कभी भी पढ़ने की आवश्यकता ना हो, है ना। तो आप लोग विचार कीजिए और जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। ठीक है जी। चलिए आप सभी को धन्यवाद, आप सभी लोग पधारे। पहली क्लास को आप लोगों ने सफल किया, और लगभग 35 लोग थे और उसमें से 15 ही लोग गए, तो 20 लोग श्रद्धा भाव से पढ़े। बहुत अच्छा लगा मुझे। और बाकी कल भी इसी टाइम पर जो है क्लास होंगी, और 2-3 क्लास तक आप लोग आइए, सभी लोगों का वेलकम है। बाकी उसके बाद जो है बैच वाले बच्चों के ऊपर थोड़ा सा मैं ध्यान दूंगा। ठीक है। अपूर्व जी आप कुछ बोल रहे हैं? अपूर्व जी, अन्नू जी आप लोग कुछ बोल रहे हैं? नरेंद्र जी भैया आप? कोर्स की फीस क्या है? कोर्स की फीस सामान्य है, 700 रुपये है 2 महीने की। ठीक है। ठीक। अन्नू जी आप कुछ बोल रही हैं? अखिलानंद जी आप भी कुछ शायद बोल रहे हैं क्या? बोल दीजिए, हैंड रेज मत कीजिए, बोलिए सीधा सीधा। नहीं सर ठीक है। चलिए ठीक है जी। डेली फिर कितनी क्लासेस होगी? डेली तो एक ही क्लासेस होगी ना, क्योंकि और भी क्लासेस होती हैं नेट वगैरह की भी, तो बहुत सारी क्लासेस नहीं करेंगे, डेली एक ही क्लास करेंगे। सर नेट नेट का जो बैच है सर, उसका क्या वो है प्राइस या की वो फीस? उसकी फ़ीस 3,000 रुपये है। और ये बैच जो है 1 महीना हो गया है चलते हुए, जिसकी रिकॉर्डिंग्स आपको दी जाएंगी। 2 लाइव क्लास होती हैं 1.5-1.5 घंटे की। टेस्ट होता है 2 दिन सप्ताह में, 50-50 प्रश्नों का। जो प्रश्न मेरे अपने बनाए हुए होते हैं, बिल्कुल परीक्षा के पैटर्न पर, और बिल्कुल जटिल, जिन प्रश्नों को केवल तैयार। केवल सब्जेक्ट का ही सर कि फर्स्ट पेपर का भी? नहीं नहीं नहीं, केवल सब्जेक्ट का ही है। और इसमें आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा आपका, और रिवीजन भी, आपका रिवीजन बैच भी एक लास्ट में चलेगा अभी, लास्ट के 1 महीने में परीक्षा से 25 दिन पहले, जिसमें आपको टोटल कुल मिलाकर के 4,000 क्वेश्चंस का अभ्यास कराया जाएगा पूरे पाठ्यक्रम के साथ में। तो हार्डवर्क बहुत ज़्यादा है, इसीलिए फीस इतनी रखी गई है सामान्य, है ना। तो सेकंड पेपर पर ही आपका पूरा का पूरा फोकस कराया जाएगा। बाकी फर्स्ट पेपर के लिए भी मैं आपको रास्ता बताऊंगा, नोट्स वगैरह भी मैं आपको दे दूंगा फर्स्ट पेपर के लिए भी। और जो भी सहायता होगी, कोर्स वाले बच्चे जानते हैं, हर एक संभव सहायता की जाती है। ठीक है। और सर मतलब आप ही केवल पढ़ाएंगे कि सर की और टीचर नहीं, हैं? और कोई नहीं है अभी, और कोई नहीं है इस बार, तो कोई नहीं है, मैं ही पढ़ाऊंगा सभी। और 2 इकाइयाँ पूरी हो चुकी हैं, कुछ इकाइयाँ जल्दी ही पूरी हो जाएंगी। तो टाइम भी मतलब काफ़ी सारा बीत चुका है आप लोगों का इस बार। तो ऑलरेडी जी सर। परीक्षा जो है एक बार आगे बढ़ गई थी, 50 दिन ऐसे ही आपका बीत चुका था, 1 महीना और बीत चुका है, गिन करके 3 महीना केवल आपके पास बच रहा है। तो हमारा यूट्यूब चैनल है गीताश्री एकेडमी करके, आप उस पर विजिट कीजिए।
30-40 कक्षाएं उस पर डाली गई हैं। आराम से सबको देखिए, बिल्कुल श्योर हो जाइए कि हाँ आपको पाठ समझ में आ रहा है, पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, मेरे नोट्स में मेरे पढ़ाने में कोई दम है, कुछ अलग है, कुछ विशेषता है, तभी हमसे जुड़िए। बिना विश्वास के, बिना जांचे परखे, बिना परीक्षण किए बिल्कुल भी किसी पर विश्वास हमें नहीं करना चाहिए, है ना। तो जरूर। गीता श्री एकेडमी पर आप विजिट कर सकते हैं। बाकी आप अगर हमारे समूहों में हैं तो काफ़ी बार मैंने लिंक भी उसमें भेजा हुआ है, ठीक है। तो फीस इतना रखा है क्योंकि एक एक परीक्षा के आपके प्रश्नों को तैयार करने में कम से कम 7 घंटे मुझे खर्च होते हैं 50 क्वेश्चंस को तैयार करने में। और क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे टफ, क्योंकि आप लोगों को भी पता है मैं गाइड वगैरह में से कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो आप लोगों की तैयारी तो इससे होने वाली नहीं है ना। तो हर एक प्रश्न को मैं देखता हूँ बारीकी से, गहराई से, और उसी के आधार पे क्वेश्चंस तैयार करता हूँ। नोट्स भी मेरे अपने होते हैं ज़्यादातर, जो आपको बार बार मैं अपडेट भी करता रहता हूँ ताकि आपका कोई भी पाठ ना छूटे, तैयारी बिल्कुल भी कमज़ोर ना पड़े। तो परिश्रम बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए फीस भी रखी हुई है ना। सर वैलिडिटी क्या है? जी, जून तक, वैलिडिटी। जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक है ना, जून तक। ठीक ओके है, सर, जब थैंक यू तक। सर। और बहुत बुनियादी जानकारी आपने दी और बहुत अच्छा लगा सर क्लास में जुड़कर। हाँ, ये भी आवश्यक है ना, बिना इसके तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, इसीलिए हमने इसको भी स्टार्ट करने का सोचा है। और 12-13 बच्चे जुड़ जाएंगे तो फिर ये कोर्स चलेगा, नहीं तो इसको बीच में ही विराम कर दूंगा मैं, क्योंकि संस्कृत के बच्चों में थोड़ी सी लापरवाही होती है। अपने बेसिक्स पर ये लोग ध्यान देते नहीं हैं और सीधा का सीधा नेट की तैयारी करते हैं, फिर इससे कोई फ़ायदा होता नहीं है। क्योंकि सामान्य संस्कृत के कारकों को आप नहीं बना पाओगे, वाक्यों को नहीं बना पाओगे, तो आप कैसे नेट के साहित्य, व्याकरण, दर्शन इत्यादि को पढ़ोगे, बहुत मुश्किल है ना। तो इसीलिए सही स्टार्ट बात है किया सर। गया है। और संस्कृत के मैं बच्चे होते हैं थोड़ा सा, मैं जानता हूँ इनको, ये लोग सोचते हैं मैं कि भी बस अखबार नहीं हूँ सर। नहीं कोई बात नहीं, मैं आपको सोच करके नहीं बोल रहा हूँ मैं, और सबके लिए बोल रहा हूँ मैं। संस्कृत के बच्चों का होता है कि बस जैसे तैसे, बस कोई ऐसी कृपा हो जाए ईश्वर की कि जेआरएफ वगैरह क्लियर हो जाए, फिर सोचते हैं कि पीएचडी में एडमिशन हो जाए, फिर सोचते हैं कि बस कोई भी एक नौकरी लग जाए, बस इसके अलावा हमें कुछ भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो ऐसे नहीं होने वाला है, कृपा अपने आप नहीं होने वाली है, परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए ठीक है, जिनको भी कांटेक्ट करना हो कर सकते हैं। कोर्स जो है स्टार्ट हो चुका है, और मैंने बारंबार कहा हुआ है 12 बच्चे आएंगे तो कोर्स चलेगा, नहीं आएंगे तो फिर कोर्स की फीस जो जो बच्चे पे किए हैं आप सबके अकाउंट में भेज दी जाएगी, और फिर आपकी नॉर्मली बस 1-2 दिन सप्ताह में निकाल करके मैं आपकी सहायता करूँगा। अब छोड़ूंगा तो नहीं मैं आप सभी को, जो लोग जुड़ चुके हैं, जो लोग विश्वास किए हैं, साथ तो नहीं छोड़ूंगा मैं आपका। लेकिन बच्चे एक नहीं होंगे तो मुझे भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा ना, क्योंकि बच्चे एक नहीं होंगे, मुझे पता है कि 20 बच्चे होते हैं कम से कम, तब जा करके 10 आते हैं क्लास में। ये परंपरा है, बिल्कुल फिक्स परंपरा है कि 20 बच्चे होंगे तब जा करके 10 बच्चे क्लास में दिखते हैं। और अगर बच्चे ही केवल 10 होंगे तो फिर तो केवल 2 ही 4 आएंगे ना बस। तो चलिए ठीक है, विचार कीजिए आराम से, और यूट्यूब पे जाइए गीता श्री एकेडमी पर, वीडियोस बहुत सारी हैं, 40-50 क्लासेस हैं, आराम से उसको देखिए और बार बार उसको देखिए। बिना सोचे समझे किसी पर भी हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। संस्कृत का फील्ड बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ भी धोखेबाज लोगों की कमी नहीं है। एक एक से बढ़ बढ़ करके ठग बैठे हुए हैं यहाँ पर, दुष्ट बैठे हुए हैं। तो किसी पर भी हमें ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। आचार्य, कार्य के क्षेत्र में तो बहुत बड़ा है। बहुत ज़्यादा कार्य बहुत बड़ा है ना। ये मेरा जो परिश्रम, आपका कितना खर्च होता है इसमें। अभी तो मैं बस आपको सामान्य रूप से बनवा रहा हूँ, फिर मैं आपको होमवर्क भी दूंगा कि आप 20-20 वाक्य जो है बना करके भेजो मुझे। फिर 12-15 बच्चों का होमवर्क चेक करना रोज रोज, छोटा मोटा काम तो नहीं है ना। और भी तो काम होते हैं, सांस भी तो लेना है हमें। जी। तो काम बहुत आचार्य, है। आपके संपर्क में कोई पारंपरिक दृष्टि से व्याकरण पढ़ाने वाला है? मैं पढ़ना चाह रहा था। महोदय मुझे खुद ही मतलब पढ़ना है। जेआरएफ तो हो चुका है तो सोच रहे थे व्याकरण में थोड़ा सा। मुझे खुद ही पढ़ने की इच्छा है, बहुत सारे विषय, लेकिन जिनकी नौकरी लग जाती है, जो परंपरा के विद्वान होते हैं, वो पीछे मुड़ के आपको नहीं देखते हैं। आज से मैंने बाकी काशिका शुरू की है थोड़ी। नहीं, कोई बात नहीं, जहाँ से आपने काशिका स्टार्ट की है ना, मैं समझ गया जी। हूँ, आप उन्हीं से पढ़िए, उनसे बेहतर कोई नहीं है। उनसे बेहतर बस कोई बस। नहीं है। और लघु सिद्धांत कौमुदी को पकड़िए, और उनका एक पूरा का पूरा सीरीज है लघु सिद्धांत जी। कौमुदी के ऊपर, शायद डेढ़ हाँ, देखा, डेढ़ उसको सौ देख से लिया ऊपर, था। 150 से ऊपर क्लासेस हैं।
आप उसको पूरा कर जी। जाइए। सामान्य रूप से लौकिक उसमें और किसी भी वैकेंसी वगैरह में इतना ही बस आता है ना? 12वीं में था तब देखा था लघु सिद्धांत कौमुदी। बहुत बढ़िया। आपके अंदर जी। दिव्य प्रतिभा है। बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे आपको देख नहीं, के। नहीं ऐसा नहीं। चलिए। इस बार मुझे यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल भी मिला है। अरे रे, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। जी, थैंक यू। चलिए ठीक है, आप सभी को धन्यवाद, नमस्ते और शुभ रात्रि। मिलते हैं हम लोग कल। सभी को नमस्ते।